बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट 4। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे कहते हैं। आज उसकी अहमियत के बारे में आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की अहमियत क्या है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा, इसकी आम लाइफ में क्या अहमियत है। तो इसकी एप्लीकेशन मेन पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किए हैं। These intermolecular forces are extremely important in determining properties of water. Biological molecules such as proteins, DNA and synthetic material, that is glue, paints, resins, जितनी भी adhesives material है, adhesives, इस सब में हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन है। मसलन आप एल्फी यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, गम यूज़ करते हैं, सोल्यूशन टेप हम यूज़ करते हैं, स्कॉच टेप यूज़ करते हैं। ये इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं एडहेसिव्स मटेरियल्स। इसके अलावा एक पॉइंट इन्होंने ये इसमें बताई है, पेंट्स। मसलन ये पेंट है। पेंट जो है जब हम किसी सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो ये सरफेस पे चिपक जाता है, यानी ये इसके ऊपर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो ये कहते हैं कि बेसिक असल में क्या है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए कि इसके लिए भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगी डिटेल में कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कल आपने पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक टॉपिक आप पढ़ेंगे फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर या एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। वाटर जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है तो मेन इसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। चैप्टर 15 में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लास 10th, जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पढ़ते हैं तो उधर आप पढ़ेंगे कि वाटर की जितनी भी फ़िज़िकल वैल्यूज़ है, मसलन वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, इसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ये सब वैल्यूज़ अगर आप दूसरी लिक्विड के साथ कंपेयर करते हैं तो वाटर की ये वैल्यूज़ दूसरी लिक्विड से ज़्यादा होती है। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह वाटर की जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है। यानी वाटर, सिंपल आप कह सकते हैं कि अगर वाटर को हम गर्म करते हैं तो ये इतनी आसानी से गर्म नहीं होती, यानी गर्म होने में ये काफ़ी टाइम लेता है। इसी तरह जब वाटर एक मर्तबा गर्म हो जाए तो ये फिर आसानी से ठंडा नहीं होता, ठंडा होने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो इसकी वजह क्या है, तो साइंसी लिहाज से हम कहते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है।
इस वजह से वाटर की ये सारे प्रॉपर्टीज़ दूसरी लिक्विड से मुख्तलिफ है। तो ये सारे जो है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह अगर एक और पॉइंट आपने नोट की होगी, घरों में फ्रिज में या फ्रीज़र में आप वाटर रख लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि अगर आप इसको देख लें तो ऊपर का जो लेयर है ये कन्वर्ट हो चुका होता है आइस में, लेकिन आप अगर इस लेयर को तोड़ें तो इसके अंदर वाटर मौजूद होते हैं। यानी इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वाटर की जो फ्रीजिंग है ये ऊपर से स्टार्ट होती है, बजाय कि आम लिक्विड जो है उसकी फ्रीजिंग नीचे से स्टार्ट होती है। अब इसमें भी एक बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है अमूमन वाटर रिलेटेड कि व्हेन द आर्कटिक ओशन फ्रीजेस फिश स्टिल सर्वाइव अंडर फ्रोज़न वाटर, कि सर्दियों में जब जो आर्कटिक ओशन है वो फ्रीज़ हो जाता है तो फिर भी उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो ऐसी ही रहती है। इसकी वजह क्या है? तो वो हम हाइड्रोजन बॉन्ड पे एक्सप्लेन करते हैं कि वाटर में जो चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से वाटर में ये प्रॉपर्टी है कि इसकी फ्रीजिंग ऊपर से स्टार्ट होती है। तो अगर जो ओशन है उसका ऊपर का सतह बिल्कुल आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये जो ऊपर का लेयर है जो कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। इसकी वजह से मज़ीद जो है नीचे वाटर की टेम्परेचर मज़ीद कम नहीं होती और नीचे वाटर रहता है। अब जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो इस वाटर में मौजूद रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये किस वजह से? ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसी तरह दो तीन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस बट वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से आपके इल्म में क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड, कि सबसे स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड होता है। इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे वीकर दैट इज़ डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको एक अंदाज़ा बताते हैं, कहते हैं कि इट इज़ अबाउट 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड बट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल इंटरेक्शन। जो आम डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड 20 टाइम्स वीकर है। तो अगर आप इसको तरतीब में लिखना चाहते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड, इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे वीकर जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ डायरेक्शनल। हाइड्रोजन बॉन्ड की हम डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। मसलन हाइड्रोनियम आयन में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनता है। वाटर के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हाइड्रोजन आयन इस हालत में मिल जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं और एज ए रिज़ल्ट क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको हम एरो से शो करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं कि ये क्या है? डायरेक्शनल है, इसकी डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये आप इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं तो बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन होते हैं और बिगर यूनिट बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि combination of smaller unit to form bigger unit. Combination of smaller unit to form bigger units is called polymerization. ठीक है, जब स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन होते हैं और बिगर यूनिट बनता है तो इसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जो स्मॉलर यूनिट कंबाइन होते हैं इनको अमूमन हम कहते हैं मोनोमर्स, और जो बिगर यूनिट्स बनता है दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स। तो प्रोटीन्स में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर कि प्रोटीन्स जो है ये अमीनो एसिड्स से बनते हैं, अमीनो एसिड्स स्मॉलर यूनिट्स से, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन जो है वो बिगर यूनिट, तो उस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से बहुत बिगर यूनिट्स बनते हैं प्रोटीन की। तो ये भी प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कि आयनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं। सेकंड टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये जहन में रख ले फर्स्ट के आयनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं। तो जाहिर है वो कंपाउंड जो थ्रू आयनिक बॉन्ड बनते हैं दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि सोडियम क्लोराइड थ्रू आयनिक बॉन्ड बना है। हर वो कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हो वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब उसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है कि जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 1, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कि जितनी भी आयनिक कंपाउंड है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होंगे। आपको मालूम है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है बेसिक वो 3 है, मैटर सॉलिड फॉर्म में होगी या लिक्विड फॉर्म में होगी या गैसियस फॉर्म में होगी। अब जो आयनिक कंपाउंड है तो वो लाजमन नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होगी। यानी अगर कोई कंपाउंड आपसे कोई पूछ ले कि ये कंपाउंड है, आप बताएं कि ये आयनिक है या कोवेलेंट है, तो अगर आपको उसके स्टेट के बारे में मालूम है कि ये कंपाउंड की स्टेट इसकी क्या है, तो स्टेट के बारे में अगर आपको मालूम है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड होगी। यानी अगर कंपाउंड लिक्विड स्टेट में है या गैसियस में तो वो आयनिक नहीं हो सकती। ठीक है, आप पढ़ लेंगे बाज़ जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो भी सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन आयनिक जितनी भी है वो टोटली सॉलिड फॉर्म में होंगी, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में नहीं हो सकती। सेकंड जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिए है वो है दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है? शार्प यहाँ आप कह सकते हैं फिक्स्ड, एग्जैक्ट,
कि जितनी भी आयनिक कंपाउंड है इसकी एक एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी या फ्रीजिंग पॉइंट होगी। मसलन कोई आयनिक कंपाउंड आप लेते हैं और इसको आप हीट करते हैं, तो अगरचे आप इसको हीट सप्लाई करते हैं लेकिन वो उसी तरह सॉलिड फॉर्म में रहेगी। जब तक एक ख़ास पॉइंट तक वो टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उसी ख़ास पॉइंट पर वो जो कंपाउंड है वो मेल्ट हो जाएगी। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये इस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट। तो जितनी भी आयनिक कंपाउंड है इसकी एग्जैक्ट एक ख़ास टेम्परेचर पे वो मेल्टिंग शो करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प है, बिल्कुल फिक्स। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए अमूमन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम रेंज दे सकते हैं कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के दरमियान इसकी बॉइलिंग हो सकती है या इसकी मेल्टिंग हो सकती है, लेकिन आयनिक के लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट होती है जिस पर वो मेल्ट होती है या बॉयल होती है। इसी तरह लिखा है सॉल्युबल इन वाटर आर इन पोलर सॉल्वेंट। जितनी भी आयनिक कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं जो कि एक कॉमन आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिज़ॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली डिज़ॉल्व हो जाती है। इसी तरह अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट है, अगर वो पोलर होगी वो सॉल्वेंट तो उसमें वो कंपाउंड डिज़ॉल्व होगी आयनिक। अगर वो नॉन पोलर होगी, इसीलिए कि बॉन्ड में तो आपने पढ़ा ना, कोवेलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा है कि बाज़ कंपाउंड में पोलर बॉन्ड होती है, बाज़ में नॉन पोलर बॉन्ड होती है। मसलन अगर आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसको बेंजीन में डिज़ॉल्व करते हैं, बेंजीन भी एक लिक्विड है ऑर्गेनिक, लेकिन इसका नेचर क्या है, नॉन पोलर। तो बेंजीन में सोडियम क्लोराइड डिज़ॉल्व नहीं होगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में डिज़ॉल्व होती है। ये भी आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक रूल है जिसको हम कहते हैं लाइक डिज़ॉल्व लाइक सॉल्युबिलिटी में, कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसका नेचर एक जैसा हो वो एक दूसरे में डिज़ॉल्व हो सकती है। तो आयनिक कंपाउंड जितनी भी है दे आर वाटर सॉल्युबल। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक कंपाउंड जितनी भी है दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन आर इन मोल्टन फॉर्म। सोल्यूशन आर मोल्टन फॉर्म, ठीक है, कि जितनी भी आयनिक कंपाउंड है अगर हम उसकी सोल्यूशन बनाएं तो उसकी सोल्यूशन से करंट पास हो जाती है। इसी तरह अगर कोई आयनिक कंपाउंड हम लेते हैं उसमें वाटर नहीं डालते, लेकिन उसको हम हीट करते हैं और हीटिंग की थोड़ा सा हीटिंग की वजह से वो मेल्ट हो जाता है, तो मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में उससे करंट पास हो जाता है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड से करंट पास नहीं होती। वजह क्या है कि करंट पास होने के लिए हमें आयंस की ज़रूरत है। तो सोल्यूशन फॉर्म में भी इसमें आयंस होते हैं, मोल्टन फॉर्म में भी आयंस होते हैं, इसलिए इससे करंट पास होती है। लेकिन सॉलिड फॉर्म में इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होती, इसलिए इससे करंट पास नहीं होती। तो ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है जब ये सोल्यूशन फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में हो, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। आयनिक बॉन्ड दे आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड को हम डायरेक्शन से शो नहीं कर सकते, जिस तरह हम कोवेलेंट बॉन्ड शो कर सकते हैं, जिस तरह हम हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं। मसलन हम कहते हैं ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, या फॉर एग्ज़ाम्पल HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये हम शो कर सकते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड चूँकि उमूमन क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन शो नहीं कर सकते। उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मसलन सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि ये किस तरह इसका क्रिस्टल बनता है। हर एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन होते हैं
और हर एक क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन होते हैं, तो इसको हम एक डायरेक्शन में शो नहीं कर सकते। तो आयनिक बॉन्ड जो है ये नॉन डायरेक्शनल है। इस तरह हैविंग रिएक्शन इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म, आयनिक कंपाउंड में जब रिएक्शन होती है तो ये बात ज़हन में रख ले कि ये रिएक्शन उमूमन आयंस में होती है, और आयंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आयंस उस वक्त इसमें मौजूद होंगे जब ये सोल्यूशन फॉर्म में हो या मोल्टन फॉर्म में, तो आयंस होंगे। जब आयंस होंगे तो रिएक्शन में आयंस हिस्सा लेते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो आयनिक कंपाउंड में उमूमन रिएक्शन सॉलिड फॉर्म में नहीं होती। वजह क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन सोल्यूशन फॉर्म या मोल्टन फॉर्म में आयंस होते हैं, इसलिए उसमें ये रिएक्शन हो जाते हैं। कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। मैंने आपको बता दिया कि जो आयनिक कंपाउंड है ये उमूमन क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल हम किसे कहते हैं केमिस्ट्री में? क्रिस्टल की डिफिनीशन हम इस तरह से करते हैं, a solid which have a definite geometrical shape, a solid which have a definite geometrical shape, वो सॉलिड जिसका डेफिनेट शेप होता है ज्योमेट्रिकल, उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो है ये उमूमन क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं। और क्रिस्टल्स किस चीज़ से बने होते हैं? ज़ाहिर है आयन से बने होंगे, और आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे, इसलिए कि आयनिक कंपाउंड बनता ही आयन से है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ एक ख़ास अरेंजमेंट में कंबाइन होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, और उसको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल्स है। तो आयनिक कंपाउंड का जो क्रिस्टल्स है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बनता है, और पॉजिटिव आयन को उमूमन हम क्या कहते हैं? कैटाइंस कहते हैं, और नेगेटिव आयन्स को एनाइंस कहते हैं। और इसको कैटाइन या एनाइन क्यों कहते हैं ये आप इंशाल्लाह चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। कैटाइंस और एनाइन इसको इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ये जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ जाते हैं, और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो नेगेटिव आयन है ये एनोड की तरफ जाते हैं। तो कैथोड और एनोड की मुनासबत से हम इसको कैटाइंस या एनाइंस कहते हैं। कैथोड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो अपोजिट आयन जो है वो इसकी तरफ जाते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ नेगेटिव आयन जाएंगे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ पॉजिटिव आयन जाएंगे। तो चूंकि पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाते हैं इसलिए हम इसको कैथोड की मुनासबत से कैटाइंस कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो एनोड की मुनासबत से हम इसको एनाइंस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।